हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और क्या मेरी वीडियोस आपको कहीं हेल्प कर पा रही हैं। आप मेरे को इसकी फीडबैक ज़रूर दिया करें, तभी मुझे पता चलेगा मुझे ये सीरीज़ और कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि कल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ से भी आपको 1 या 2 डेफिनेशन देखने को मिल जाती हैं, तो बड़ा सिंपल वे में मैं आपको ये समझा दूंगी। ध्यान दीजिए ज़रा। अगर आपको ये पेज क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आप अपनी NCERT बुक ओपन कर लें। मैंने ये NCERT बुक से ही पेज लिया है, ठीक है। तो वहीं से आप इसको देखें और स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा, तो मेरे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोला जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोला जाता है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नथिंग, इट जस्ट द सेंट्रल मेटल एटम और द आयन बॉन्डेड टू द फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स। देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ना, ये क्या होती है कि जो आपका मेटल एटम है, अब मेटल एटम की फॉर्म में भी हो सकता है और आयन की फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि मेटल में भी न्यूट्रल हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ना ही आ रही हो, या फिर मेटल के ऊपर कुछ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो तब वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्या होता है, एक मेटल एटम या फिर आयन होता है, और जो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल, जो फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेट्स अंडरस्टैंड, जैसे ये एक मेटल है और इसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, लाइक दैट, इसके साथ ये 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो आप इसको कहेंगे कि ये क्या बन गई है, ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन गई है। अगर मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तब भी ये क्या बन गई है, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन गई है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आप क्या समझे कि मेटल के साथ क्या जुड़े हुए होंगे, कुछ फिक्स नंबर ऑफ आयन या फिर मॉलिक्यूल, जिनको आप डोनर कहते हो। तो वे डोनर एटम्स या वे डोनर ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए होंगे। जैसे इस मेटल के साथ अगर मैं 6 अमोनिया को जोड़ दूं और इनको फिर किस में बंद कर दूं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो ये आपकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाती है। मतलब मेटल और लिगेंड्स को कॉन्स्टिट्यूटली क्या बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जा रहा है। समझ आई बात। उसके बाद देखिए, अब इन्होंने यहाँ पे दिखाया है आपको, बहुत सारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिखाई गई हैं। एक टर्म और यूज होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोला जाता है, कहते हैं जब मेटल और लिगेंड्स को किस में बंद कर दिया जाए, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाए, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसको तब बोला जाता है। समझ आ गई होगी बात। बताएं जरा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, क्या होती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मेटल एंड द फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स। मेटल एंड द फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। आगे आता है सेंट्रल एटम या आयन क्या है। सेंट्रल एटम क्या होता है और उसको ल्यूइस एसिड क्यों बोला जाता है, ये भी आप यहाँ पे बताएंगे। तो सेंट्रल एटम क्या है, देखिए सेंट्रल एटम आपका एक मेटल है और एक ऐसा मेटल है जिसके कुछ ऑर्बिटल कैसे हैं, एम्प्टी हैं, वेकेंट है, ठीक है। क्योंकि मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे होंगे, या फिर नहीं भी अगर उसने डोनेट किए हुए हैं तो तब भी उसके पास कुछ ऑर्बिटल्स क्या हैं, खाली हैं। एक ऐसा मेटल जिसके ऑर्बिटल के अंदर वैकेंसी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसको आप कहते हो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम। और इसी को ल्यूइस एसिड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को ही क्या बोला जाता है, ल्यूइस एसिड भी बोला जाता है। तो देखिए जैसे निकल 2 पॉजिटिव लीजिए एग्जाम्पल। निकल 2 पॉजिटिव क्या है भाई, एटॉमिक नंबर 28, 2 का लॉस किया हुआ है, कितना आ गया 26। आप देखोगे ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन राइट करके, तो आपको दिखेगा कि इसका जो डी है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, डी इसका पूरे तरीके से भरा नहीं हुआ है। इसका मतलब वहाँ पे जगह है खाली, वहाँ पे लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। ऐसी डेफिशिएंट स्पीशीज़ को, इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट स्पीशीज़ को सेंट्रल एटम या ल्यूइस एसिड बोला जाता है, ठीक है। और इनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये डोनर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, अकोमोडेट कर सकें अपने ऑर्बिटल्स के अंदर। ये आपका सेंट्रल एटम होता है। उसके बाद आता है लिगेंड्स। लिगेंड्स किनको कहते हैं, तो लिगेंड्स कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से रिच होती हैं। जैसे सपोज दैट क्लोराइड,
ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इट मीन इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर सकती है, ये मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। सिमिलरली लाइक आपके पास है अमोनिया, अमोनिया पे आपको पता है नाइट्रोजन पे क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है, तो ये लोन पेयर भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसको ये किसे डोनेट कर सकती है, मेटल को डोनेट कर सकती है। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं डोनर मॉलिक्यूल्स, डोनर आयन या फिर मॉलिक्यूल्स। आयन कब होंगे, देखो जैसे ये था, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को आप आयन ही तो बोलोगे, जैसे साइनाइड है नेगेटिव चार्ज है तो आयन ही तो बोलोगे, मतलब एनायन की फॉर्म में है या तो लिगेंड, या फिर लिगेंड किसकी फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जैसे वाटर को देखो, ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसकी ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ये डोनर की तरह बिहेव कर सकता है। इन चीज़ों को आप क्या बोलते हो, लिगेंड्स बोलते हो। अब देखो लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन है, लिगेंड्स कई सारे टाइप के होते हैं। तो देखिए जिसमें जो ये आपको डार्क टर्म दिख रही है ना, बस आप इनका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पहले दी है यूनिडेंटेट, एक लिगेंड होता है जिसको क्या बोला जाता है, यूनिडेंटेट लिगेंड बोला जाता है। यूनिडेंटेट का क्या मतलब है, यूनि का मतलब है सिंगल और डेंटेट का मतलब है डोनर एटम, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास एक ही डोनर एटम है उसको आप यूनिडेंटेट कहते हो। जैसे देखो क्लोराइड को, तो क्लोराइड तो अकेला ही एक एटम है, ठीक है, यहीं से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा तो यूनिडेंटेट हुआ। लेकिन इसके अलावा आप देखो वाटर को, अब वाटर में टोटल कितने एटम हैं, 3 एटम्स हैं। 3 कैसे हैं, एक तो ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 3 एटम है। लेकिन क्या तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं या कोई एक ही डोनर है, तो देखिए आप सिर्फ यहाँ पे जो डोनर होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो इसलिए इसका डोनर एटम तो 1 हुआ ना। डोनर एटम जिसके पास 1 है उसको आप क्या कहते हो, यूनिडेंटेट कहते हो। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लेना, अमोनिया भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद है डाई डेंटेट, डाई का मतलब होता है 2, डेंटेट का मतलब है डोनर एटम, जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं उसको डाई डेंटेट कहते हैं। जैसे देखो एक इथेन 1,2 डाईअमाइन होता है, ये है आपका इथेन 1,2 डाईअमाइन। मैंने वैलेंसी ये लो हाइड्रोजन लगा के यहाँ वैलेंसी भी कंप्लीट आप कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे कार्बन के पास तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा नहीं हुआ, उसने तो टेट्रा वैलेंसी फुलफिल कर रखी है। आप इस नाइट्रोजन को चेक करो, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं नाइट्रोजन पे, 3 बॉन्ड है, जबकि इसके पास क्या है, एक लोन पेयर भी है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन जब मेटल से जुड़ेगा तो ये दोनों एटम की तरफ से जुड़ेगा ना, दोनों से एक साथ जुड़ेगा। ओके, तो यहाँ कितने डोनर एटम आप काउंट करोगे, आपको हो गए 2 डोनर एटम हो गए, 2 डोनर एटम हो गए, तो इसका मतलब ये लिगेंड कैसा है, डाइडेंटेट है। समझ आ गई बात। और एक और चीज़ आप देख रहे हो कि जब ये मेटल के साथ जुड़ा तो इसने एक क्लोज रिंग की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, जब ऐसा कोई लिगेंड जो मेटल के साथ जुड़ के एक रिंग बना दे, उस लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, चिलेटिंग लिगेंड किसको कहा जाता है, तो ऐसे लिगेंड्स जो मेटल के साथ जुड़ के क्या बना दें, रिंग बना दें, उनको चिलेटिंग लिगेंड बोला जाता है। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को चिलेट बोला जाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोला जाता है, चिलेट बोला जाता है। और ये जो चिलेट होते हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि रिंग की फॉर्मेशन हो गई है तो ये जो नॉर्मल कंपाउंड है उनसे ज़्यादा स्टेबल पाए जाते हैं जो चिलेट होते हैं। समझ आ गई बात आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 ही डाइडेंटेट लिगेंड दिखाए हैं, एक तो इथेन 1,2 डाईअमाइन और एक है C2O4 2 नेगेटिव जिसको ऑक्सलेट कहते हैं। ठीक है, देखो ऑक्सलेट ना ये होता है ऑक्सलेट, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, तो मेटल से जुड़ेगा तो दोनों साइड से जुड़ रहा है ना, तो इसलिए डाइडेंटेट है। अब इसको कैसे लिखा जाता है, जब ये आपको आता है पेपर में तो इसको ऐसे ओपन करके नहीं दिखाएंगे, वो दोनों कार्बन को एक साथ तो C2 लिख देंगे, दोनों जो चारों ऑक्सीजन है उनको एक साथ लिखेंगे, O4 लिख देंगे, और दोनों नेगेटिव चार्ज को भी एक साथ लिखेंगे, तो C2O4 2 नेगेटिव होता है ये। ठीक है, ये ऑक्सलेट है। और जब इसका लिगेंड की तरह नाम लिखा जाएगा तब इसको आप क्या कहोगे, ऑक्सलेटो, क्योंकि ई हटा के क्या लगाओगे, ओ लगाओगे। तो ये आपका हो गया डाइडेंटेट। अब डाइडेंटेट के बाद अब आ जाइए आप ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप सीधा आप क्या काउंट करेंगे, पोलीडेंटेट। पोली का मतलब होता है मैनी और डेंटेट का मतलब होता है डोनर एटम, जिसमें बहुत सारे डोनर एटम होते हैं उनको पोलीडेंटेट कहते हैं। और इसका एक ही एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी कवर करती है, वो कौन सा है, EDTA।
EDTA, ये देखिए ये स्ट्रक्चर बनी हुई है EDTA की। फुल फॉर्म क्या है? इथेन। इथेन तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि देखो 2 कार्बन लगे हुए हैं, इथेन, और ये फर्स्ट कार्बन मान लो, ये सेकंड। इथेन 1,2 डायमाइन, पहले तो ऐसे बोलोगे, अमाइन कैसे? नाइट्रोजन लगे हुए हैं, उसी को अमाइन बोला है। इथेन 1,2 डायमाइन टेट्रा एसीटेट, क्योंकि देखो 4 एसीटेट ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए क्या बोला गया? टेट्रा एसीटेट। अब आप चेक करो इसके पास कितने डोनर एटम है और मेटल के साथ ये कहाँ कहाँ से जुड़ेगा। तो देखो एक तो नाइट्रोजन डोनर एटम है, एक ये वाला नाइट्रोजन डोनर एटम है, इधर से ये वाली ऑक्सीजन डोनर है, ये वाली ऑक्सीजन डोनर है, ये ऑक्सीजन डोनर है, और ये ऑक्सीजन भी डोनर है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव आपको दिख रहा है। तो आपने देखा है तो 6 जगह से जुड़ गया, 6 डोनर एटम है इसके पास। इसीलिए आप कहेंगे कि जो इसकी डेंटिसिटी है, डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ डोनर एटम इज विद EDTA। तो आप कहेंगे EDTA के पास 6 डोनर एटम है, तो इसीलिए इसकी डेंटिसिटी क्या हो जाती है? 6 हो जाती है। ओके अब आगे देखिए, इसने बोला कि पॉलीडेंटेट के बाद, अब पॉलीडेंटेट आपने पढ़ लिया है, उसके बाद चिलेट बताया गया, वो भी आपको समझ आ गया, डेंटिसिटी भी आपको समझ आ गया। उसके बाद आता है क्या? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट किनको बोला जाता है? तो देखो एक जैसे ये है थायोसाइनेट है ये, ओके, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो भाई क्या होता है कि जो ये लिगेंड है ना, इसके पास तो एक स्पेशली पावर है। कैसी पावर है? ये मेटल के साथ अगर चाहेगा तो सल्फर से जुड़ेगा, ठीक है, और अगर ये चाहे तो मेटल के साथ कैसे जुड़े? N की तरफ से जुड़े। मतलब ये अपने 2-2 डोनर एटम को यूज़ कर सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं कर सकता, या तो सल्फर से जुड़ेगा या फिर नाइट्रोजन से जुड़ेगा। इसके पास चॉइस है, लेकिन उन दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकता, इनको एम्बीडेंटेट कहते हैं। तो इसने कहा लिगेंड विच कैन लाइगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम, जो 2 अलग एटम्स के साथ जुड़ सकता है मेटल पे, उसको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल कवर किए हैं NCERT ने, एक तो NO2 और एक आपका SCN। NO2 को कहते हैं नाइट्राइट, या इसको नाइट्रो भी कहते हैं, नाइट्रो। तो नाइट्राइट कह लो, और जब लिगेंड का नाम लिखा जाएगा तो E हटा देना और O लगा देना, तो नाइट्राइटो बन जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये दोनों आपके कैसे लिगेंड्स हैं? ये दोनों एम्बीडेंटेट लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है ना, तो देखो मतलब 99% क्वेश्चन आपको एम्बीडेंटेट का आता है, और साथ में एक क्वेश्चन आता है आपको किसका? या तो डेंटिसिटी का या चिलेट का। डेफिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। इसको 5 मिनट भी नहीं लगनी आपको पढ़ते हुए, फटाफट से आप इसको निकाल जाओगे और 1-2 नंबर आपका यहाँ से रेडी हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोला जाता है? तो ध्यान से समझिए। अब जैसे सपोज दैट आपके मेटल के साथ 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, आपके मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो आप ये देखो क्या इन्होंने 4 के 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं क्या मेटल के साथ? मतलब अल्टीमेटली आपको ये देखना है मेटल और लिगेंड के कितने बॉन्ड बने हुए हैं। अगर मेटल और लिगेंड्स के बीच में यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मेटल के साथ 6 बॉन्ड बने हुए हैं, ये देखिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इट मीन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? द नंबर ऑफ डोनर एटम लाइगेटेड विद मेटल। कितने डोनर एटम मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, उसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हो। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, आप देख लेना। देखो लेकिन बच्चा पजल कहाँ पे होता है? ये देखो ऐसे करके कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, ऐसे करके। अब वो कहेगा 3 ही तो लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिख देता है, ठीक है। उसको लगता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 है। लेकिन आप ये तो देखो कि इथेन 1,2 डायमाइन तो अकेला ही 2 जगह से जुड़ता है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो मतलब एक इथेन 1,2 डायमाइन ये जुड़ गया, एक इथेन 1,2 डायमाइन ये जुड़ गया, और एक इथेन 1,2 डायमाइन ये जुड़ गया। डोनर एटम 2 होते हैं ना उसके पास, तो टोटल बॉन्ड तो देखो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल बॉन्ड तो 6 बन गए ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना माना जाएगा? 6 माना जाएगा। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि कितने बॉन्ड्स मेटल के साथ बने हुए हैं, उसी को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
ठीक है, आगे देखिए। अब अगली जो हमारे पास आती है डेफिनेशन वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है क्या होता है ये कि जब आप सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड के साथ जोड़ के और उसको ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देते हो, उसी को आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हो। क्लियर गाइस? ठीक है, तो जैसे इन सब ने ये क्या किया हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे दिखाया हुआ है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को किसके अंदर लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये क्या होता है, ये है द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम। लिगेंड्स जो मेटल के साथ जुड़ रहे हैं, क्या वो ऐसे ही कहीं पे भी बैठ रहे हैं आके, या कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट को ओबे कर रहे हैं? डेफिनेटली दे ओबेइंग एन अरेंजमेंट। जैसे ये देखो, ऑक्टाहेड्रल केस मैंने दिखाया है आपको। यहाँ पे लिगेंड्स कैसे जुड़े हुए हैं, ये 6 लिगेंड्स इसके ऊपर जुड़े हुए हैं और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। मतलब एक फिक्स ज्योमेट्री को, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को ओबे किया जाता है मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हुए, उसी को आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हो। जैसे ये टेट्राहेड्रल देखो, ये स्क्वायर प्लेनर देखो, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, ये स्क्वायर पिरामिडल है। तो लिगेंड जब जुड़ता है मेटल के साथ, वो एक प्रॉपर ज्योमेट्री को ओबे करता है, एक अरेंजमेंट को ओबे करता है, उसी को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ओके, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है, अब हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बच्चे की कन्फ्यूज़न बताती हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ पे वो फेस करता है। देखो, सबसे पहली बात, जैसे FeCN6, ओके, और इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है 4 नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो, ये रहा यहाँ पे। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे से पूछा जाता है, पहली बात तो वो इसी को बता देते हैं कि जो 4 नेगेटिव है ना, यही मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है। ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, पहली बात। ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। जो यहाँ पे आपको ये 4 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, ये पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, ये मेटल का चार्ज नहीं है। जो यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है वो मेटल और लिगेंड दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना कि अकेला मेटल। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और होता है। कैसे आप निकालोगे, आप ध्यान से समझो। ठीक है, अगेन मैंने ये कॉम्प्लेक्स आपका लिख दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए क्या करना है आपको ऐसा करना है। देखो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कंसीडर दैट एटम एज एन एक्स। उसको एक्स आपने कंसीडर कर लिया। उसके बाद जो लिगेंड्स लगे हुए हैं उनका चार्ज इसमें ऐड कर दो। साइनाइड पे -1 होता है और 6 साइनाइड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो चार्ज ऐड कर दिया और इसको इक्वल कर लो चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स के। अगर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 के इक्वल करना, लेकिन अभी तो 4 नेगेटिव दे रखा है तो -4 के इक्वल आपने इसको रख दिया। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आया है, 2 आया है। इसने कहा इट इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड। कहता है मेटल के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है अगर सारे लिगेंड्स को रिमूव कर दिया जाए तो। मतलब अलग से आपके मेटल का चार्ज आपको निकालना है, उसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। समझ आ गई होगी ये बात भी आपको। तो आप इसके लिए आप देखो क्या चीज़ याद करनी पड़ेगी आपको, लिगेंड्स का चार्ज याद करना पड़ेगा। जैसे सबसे कॉमन क्लोराइड -1 होता है, ब्रोमाइड -1 होता है, साइनाइड -1 होता है, थायोसाइनेट -1 होता है, ओके। जैसे नाइट्राइटो -1 होता है, नाइट्रेट -1 होता है। अब 2 वाले देखिए, 2 वाले में कौन कौन सा आपको आ सकता है, कार्बोनेट -2 होता है, सल्फेट -2 होता है, ऑक्सलेट C2O4 नेगेटिव -2 होता है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे भी नहीं जाते। ये चार्ज आप याद कर लेना और फिर आराम से आप क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, न्यूट्रल वाले कौन कौन से हैं, अमोनिया नो चार्ज 0, ठीक है, वाटर नो चार्ज, कार्बोनियल नो चार्ज, नाइट्रोसिल नो चार्ज, ये आपके न्यूट्रल वाले हैं। इथेन 1,2 डायमाइन नो चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये 0 वाले होते हैं। लास्ट आपके पास डेफिनेशन आती है होमोलेप्टिक और हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है। तो इसको आप ना यहाँ पे समझो। देखो एक एग्जांपल ये ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और एक यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में? लाइक एक कॉम्प्लेक्स आपको ये दिया हुआ है ए और एक आपको ये नीचे दिया हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? आप कहोगे कि भाई ऊपर वाले में तो जो लिगेंड्स लगे हुए हैं में 6 लिगेंड्स हैं,
ऐसे करके ही तो लगा हुआ है। और 6 के 6 एक ही जैसे हैं, मतलब 6 के 6 अमोनिया ही हैं। लेकिन नीचे वाले में क्या है, देखो नीचे वाले में टोटल लिगेंड्स तो 6 ही हैं, क्योंकि 4 तो हैं अमोनिया और 2 क्या है यहाँ पे क्लोराइड। टोटल लिगेंड्स तो 6 ही हैं, लेकिन लिगेंड्स अलग अलग तरीके के हैं। तो जब सेम टाइप के लिगेंड्स जुड़े हुए हों तब कॉम्प्लेक्स कहलाता है होमोलैप्टिक, और अगर डिफरेंट टाइप के जुड़े हुए हों तो तब कहते हैं उसको हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, जस्ट इतनी सी ही बात है। अगर सेम टाइप के लिगेंड्स है तो होमोलैप्टिक बोलो, और अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स है तो उसको क्या बोलो, हेट्रोलैप्टिक उसको बोलो। समझ आ गई है बात आपको। तो ये चीज़ थी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और डेफिनेटली आपको कमिंग एग्जाम में यहाँ से डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये टॉपिक, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप 8 मार्क्स ईजिली निकाल सकते हैं। ये जो 2 टॉपिक मैं करा चुकी हूँ, IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने कल आपको करवा दिया, इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी आज हो गई हैं। तो आप इनको पढ़ो, अपनी NCERT बुक से अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आप डेफिनेटली यहाँ से स्कोर कर पाओगे। ओके, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।